Okay, so the subject that you're going to study is human resource management in hospitals. Okay, so since you people are already part of some organization in one or the other way, so why do you think that human resource management in hospital needs to be studied by people who are specialized in medical science or who are going to work with medical sector? हमें जरूरत क्यों है इसको पढ़ने की, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और जरूरत ही क्यों है इसकी? क्योंकि कल को हम एक हॉस्पिटल में काम करने जा रहे हैं, हॉस्पिटल चलाने जा रहे हैं, या एक हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर रोल लेने जा रहे हैं, तो फिर उसमें हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत क्यों है? मैम बिकॉज मैन पावर को मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट होता है, वेरी नाइस। दैट्स व्हाई। और कोई रीजन? मतलब इसको बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब एकदम आपने जिस्ट में आंसर दिया, बट कैन वी रिलेट सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस, दैट व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू नीड टू डू or somebody needs to do when they are part of the medical organization? और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना मुश्किल होता है, मेरा कोई मतलब किस सेंस में आप कह रहे हो, बताओ। मैम एक्चुअली राइट नाउ मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ अपनी बीएलके मैक्स हॉस्पिटल में, तो मैं एचआर में डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही हूँ। वाओ। वहां पे हम देखते हैं कि डेली हम वहां पे ज्वाइनिंग होती है, और कुछ ज्वाइनिंग ऐसी होती है जो 2-3 दिन के बाद ही रिजाइन कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? किसको मैम? जब लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे होते हैं, क्या होता है वो, व्हाट इज दैट रेट? हम तो ऐसे बोलते हैं कि रिजाइन कर दिया उन्होंने 2-3 दिन में ही। तो हम उस रेट को उसको एक रेट बोला जाता है कि कंपनीज के अंदर ये चीज इतनी ज्यादा है। हाँ जी। इट्स कॉल्ड एट्रिशन रेट। ओके, राइट, सो वेरी राइटली सेड कि कंपनीज में बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करके फिर छोड़ भी देते हैं लोग। तो इससे आपके हॉस्पिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई? आया, उसने ज्वाइन किया, 2 दिन काम किया, चला गया, नहीं पसंद आया उसको, छुट्टी। मैम मैन पावर का इशू हो रहा है ना फिर हॉस्पिटल में, रिक्रूटर्स का काम बढ़ रहा है इससे। वर्कलोड बढ़ रहा है रिक्रूटर्स का, और मैन पावर कम हो रही है मैम। ठीक है, और मतलब एडिक्वेट मैन पावर नहीं मिल पा रही, राइट? यस। ओके, और भी सोचो, उसका और भी इम्पैक्ट है। सोचो, मतलब सोचो भाई कोई आया, मेरी दो दो दिन के लिए मैंने उसको मेरी रिक्रूटमेंट टीम ने उसको सिलेक्ट किया, एंड देन व्हेन ही इज onboarded, दैट पर्सन हैज लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन इन 2-3 days, व्हाट ऑल इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द ऑर्गेनाइजेशन? तो पहले हमने बोला कि देखो रिक्रूटर्स का काम बढ़ गया, फिर से उसको दोबारा से ढूंढने बंदे, हम फिर कह रहे हैं कि हमारे पास उतने लोग ही नहीं टिक पा रहे जितने लोगों की जरूरत है हमारे को काम करने की। और मैम जो 2-3 दिन में ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके जाते हैं हॉस्पिटल से, तो ठीक वो है, बाहर जाके भी इमेज मतलब खराब हो रही है, थोड़ी नेगेटिव खराब हो पॉइंट ही रही वो है। करेंगे। ठीक है, और
कोई पॉइंट नहीं क्लिक करा? आपको पता है इसमें जब आप लोगों को रिक्रूट करते हो अपनी रिक्रूटमेंट टीम को, रिक्रूटमेंट टीम फ्री में काम करती है? नो मैम। सैलरी ले रहे हो लोग? यस। ठीक है, आपने लोगों को ऑनबोर्ड कराया, आप उनको ओरिएंटेशन लेक्चर और ये सब चीजें देते हो, 2-3 दिन, 1-2 दिन जो भी है हाँ ना, जी। इंडक्शन देते हो, राइट? यस। इट मीन्स उन सारी चीजों में एक कॉस्ट लग रही है, यस मैम। फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी कि पैसा। और ऑब्वियसली जब आपके यहाँ पे कोई 3 दिन 4 दिन या 10 दिन भी छोड़ के चला गया, उसने ट्रेनिंग ली, उसने कुछ चीजें समझ ली और उसके बाद उसने दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, तो आपके यहाँ पे जो हुई हुई ट्रेनिंग है उसकी कॉस्ट भी लग गई, रिक्रूटमेंट के पैसे भी लग गए, सिलेक्शन के पैसे भी लग गए। और फिर एक बार जो मेरी टीम ने काम किया है, रिक्रूटमेंट टीम ने, उसके पैसे सैलरी ले रखी है उन्होंने, पता चले उन्होंने 15 दिन रिक्रूटमेंट में लगाए, अब फिर अगले महीने 15 दिन के और उसके लगेंगे। तो आपने 1 महीने तक अपने रिक्रूटमेंट वाले पर्सन को एंगेज रखा, करेक्ट? यस मैम। उसकी भी तो सैलरी जाएगी, हाँ जी मैम। है ना? तो दैट मीन्स इसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है। आपने जो बात करी कि वर्कलोड बढ़ा, मैन पावर बढ़ा, ट्रेनिंग इमेज खराब हुई, ये सारी बात ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अ फाइनेंशियल कॉस्ट incurred during recruitment and the training procedures. That is why we need to be very cautious while doing the proper planning of human resource in the hospital. और अभी जैसे एक बात हुई कि मैन पावर कम पड़ जाएगी, मैन पावर कम क्यों पड़ती है भाई? इसका मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म नहीं रुक रहे हैं, करेक्ट है? वरना आप एक बात बताओ, एक आदमी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया हुआ है, इसको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो 3 साल में क्या 100 आदमी का काम नहीं कर सकता? 3 साल बाद 100 आदमी का मतलब समझ रहे हो कि अगर हमारे पास एक टीम में 8 बंदों की रिक्वायरमेंट है और अगर मेरे पास अभी फिलहाल 7 हैं, तो 7 में जो एक बचा हुआ 8वां जो अभी नहीं, जिसको हम नहीं लाए, उसका थोड़ा थोड़ा काम बांट के हम 7 से पूरा करवा सकते हैं टिल द टाइम वी हैव द न्यू पर्सन ऑनबोर्डेड, यस मैम। है ना? लेकिन अगर आपके पास उतने एक्सपीरियंस और उतने टेन्योर्ड एम्प्लॉयज ही नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लोग नहीं रुक रहे, उसकी वजह से भी तो आप जो एडिशनल जो गैप्स हैं उसको मिटिगेट नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते। यस मैम। इसीलिए उनको भी टाइमली अपने पास रखने के लिए हमारे पास जो हमारे मेथड्स हैं जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। अप्रेजल समझा होगा आपने क्या होता यस मैम। है ना? जो हम लोग टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, मतलब जो भी टेन्योर टेन्योर के बाद होता है, चाहे वो 6 महीने है, साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो अगर वो भी हम अपने एम्प्लॉयज को नहीं, एम्प्लॉय फिर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा टाइमली चल रहा है, सबको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, और जैसे जैसे वो सेटिस्फाइड रहेंगे, ओवरऑल एनवायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट, सब चीजें पॉजिटिव होती रहेंगी, करेक्ट? यस मैम। आपके एम्प्लॉयज का मोरल हाई रहेगा, आपके यहाँ पर इश्यूज कम रहेंगे, ट्रेड यूनियंस का इंटरफेरेंस कम रहेगा, आप टाइमली अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने टीम्स को, अपने एम्प्लॉयज को, तो ऑब्वियसली उनके डेवलपमेंट्स होंगे तो वो और अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे, उनको अच्छे अप्रेजल्स मिलेंगे, अच्छे अप्रेजल्स मिलेंगे, दे विल बी लॉन्ग टर्म टेन्योर्ड एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? यस मैम। अब एक बार ना just take 5 minutes, okay, on your own and go through these topics. इसमें से मुझे बताओ कौन कौन से टॉपिक्स का नाम से या उसके इसके मतलब कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ रही है और कौन से नहीं समझ में आ रही। प्लीज नाउ जो मैंने अभी पूरा सिनेरियो समझाया है उससे इन सारे टॉपिक्स को अलाइन करके समझो, ताकि क्वेश्चंस जब घर में सॉरी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे, जब कोई केस स्टडी आ जाती है या कोई वो आपको एक सिनेरियो देते हैं, देन you should be in a position to apply these topics or to apply some of the topics to answer your question in the exam. Okay? ओके मैम। अच्छा, ठीक है।
I'll give you how many 10 minutes you want for all these 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स हैं 10 मिनट देती हूँ हर एक टॉपिक पे 1 मिनट लगाओगे उसको समझो और मैं उसका फिर एक आई वांट यू पीपल टू कम अप विद वन ऑफ द टॉपिक एंड गिव अ सिनेरियो टू मी so that I understand that you people are aligned. Okay. Okay, then your time starts now.
डन। रितिका, दृष्टि? यस मैम। तो कौन बताएगा पहले? Anybody else also have joined or only Ritika? अच्छा, ठीक है. Okay. So Ritika, let's start with you. So what all you have concluded, and give me one scenario wherein you can, incorporate or give, few of the examples or few of the topics in a particular scenario. मैम फर्स्ट इज वी टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट हमारा 2 बेसिस पे होता है। एक हम सोर्सिंग करते हैं, उसमें हम लेके चलते हैं कि हम वॉक इन इंटरव्यूज डाल देते हैं अपनी साइट पे, जो हमारी साइट पे कि वॉक इन के लिए आ जाए। दूसरा हम रखते हैं कि हम दूसरे अलग अलग इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे हम रिक्रूटर्स जाते हैं और वहाँ से प्लेसमेंट करते हैं। तो ये 2 डिफरेंट टाइप से हमारी रिक्रूटमेंट होती है। Okay. देन तो एक होता है हमारा वॉक इन एंड प्लेसमेंट। तो उसके बाद हमारा सिलेक्शन प्रोसेस इसी बेसिस पे चलता है कि ट्रांसफर बेसिस पे भी चलता है, क्योंकि मैक्स एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो दूसरी यूनिट से ट्रांसफर भी होता रहता है और प्रमोशन भी यहाँ पे काफी मिलता है। Okay. देन ट्रेनिंग हमारी प्रोवाइड की जाती है। इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट सर्विस एक्सेलेंस ट्रेनिंग होती है, हाँ. एम्प्लॉयज की ग्रूमिंग को लेकर ट्रेनिंग होती है, सॉफ्ट स्किल्स, डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग होती है। हाँ. Okay. Good. एंड मैम परफॉर्मेंस अप्रेजल का जितना मुझे पता है कि जो भी हमारा मतलब हमने कितनी हमारी ज्वाइनिंग हुई, अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूँ, कितनी हमारी ज्वाइनिंग हुई है और कितने परसेंट को हमने ट्रेनिंग दी है, उसके बेसिस पे हमारा लास्ट में परफॉर्मेंस अप्रेजल निकलता है। ठीक है. गुड. मैम इतने ही पॉइंट्स के बारे में मुझे अभी तक पता है। ओके. गुड. रितिका. दृष्टि? मैम मुझे भी यहाँ तक की आइडिया है, मतलब उसके बाद वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में टू बी ऑनेस्ट कोई आइडिया खास है नहीं मुझे। सेफ्टी एंड ऑल के बारे में जितना मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ, मैंने गूगल नहीं किया खैर, बट इतना आइडिया तो बता नहीं सकती। एक जितना होता है, अच्छा ये लीगल प्रोविजन, अच्छा ओके, नो मैम आई डोंट हैव एनी आइडिया। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अगर आपने देखा हो ना, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई मल्टीनेशनल हो, उसके ना कंप्लायंसेस होते हैं। कंप्लायंसेस के अंदर आपका लीगल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, आपके जेनरिक एस्पेक्ट्स भी आते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलने जा रहे हो, और अगर फीमेल स्टाफ को आप रात में भी काम कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू प्रोवाइड अ कैब टू फीमेल्स इन द नाइट। दैट इज वन ऑफ द कंप्लायंस प्रोविजन, लीगल प्रोविजन। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा। तो दीज आर काइंड ऑफ सेफ्टी प्रोविजंस which are created and meant for the safety of the employees in the organization, and that is enforced by law. ठीक है, उसको कंप्लायंसेस के अंदर हम लोग लेके आते हैं। उसके बाद जैसे इवन कुछ ट्रेनिंग्स भी होती हैं, जैसे कि एथिक्स एंड कंप्लायंस ट्रेनिंग। एथिक्स एंड कंप्लायंस ट्रेनिंग में हम अपने एम्प्लॉयज को सिखाते हैं, मतलब हाउ दे नीड टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द एथिकल थिंग्स दे नीड टू डू, लाइक जैसे डेटा प्रिवेसी है, या मतलब डेटा मैनेजमेंट है, या आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं। इन सारी चीजों के ऊपर एथिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको अगेन कंप्लायंसेस का पार्ट बोला जाता है, और वो कंप्लायंसेस हमारा एनफोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को उन एथिक्स एंड कंप्लायंसेस ट्रेनिंग से गो थ्रू जरूर करवाता है बिफोर दे आर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी उनके इंडक्शन ट्रेनिंग्स होती है, उसी में उनको एथिक्स एंड कंप्लायंसेस भी स्टार्ट में करवा देते हैं, और टाइम टू टाइम भी उनको एथिक्स एंड कंप्लायंसेस की ट्रेनिंग देते रहते हैं, सो दैट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लीगल और ये जो कंप्लायंसेस एस्पेक्ट है इसमें वो पूरा रहे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? यस मैम। और उसके अलावा मोरल की बात करें तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे मेरे एम्प्लॉयज का
मोरल हाई रहेगा, किस तरह के इंसेंटिव दिए जाए, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। क्योंकि अगर आपने देखा होगा ना, एक टाइम के बाद पैसा भी जितना देते जाओ, अगर एम्प्लॉयज का आप बिल्कुल ही उसका अपना वर्क लाइफ बैलेंस खराब कर रखे, तब भी लोग एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं, है ना। Yes, ma'am. Although money is of course a very high motivation factor for an employee to work for, but at the same time non-incentive factors are non-monetary factors are also very important to motivate an employee for the work. जैसे कि मैम प्रमोशन एक मेन फैक्टर है। प्रमोशन में पैसा भी मिलेगा और पोजीशन भी मिलेगी, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके एम्प्लॉयज को मतलब रोकते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन में टेन्योर बनाते हैं। है कुछ ऐसा, सोचो। बहुत सारी चीजें हैं, सोच के देखो। यस मैम, वो आपके कलीग्स का कैसा बिहेवियर है, बॉस का कैसा बिहेवियर है, ये भी मैटर करता है। क्या 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 बोर्ड में कौन है, ये मैटर करता है। मैं बोल रही हूँ वहाँ के कलीग्स का कैसा बिहेवियर है और उनके बॉस के साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग है, इस पे भी मैटर करता है मैम। ओके, और 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 बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार। देखो ट्रेनिंग्स किस तरह की मिल रही हैं, उन ट्रेनिंग से आप क्या सीख रहे हो, आपके जॉब में कितनी एनरिचमेंट हो रही है। मतलब आप अगर एक ही तरह का काम करते हैं तो आप बोर हो जाते हो, उस टाइम के बाद आपको कुछ नई चीजें दिए, नए रोल दिए जा रहे हैं, नई लर्निंग्स दी जा रही हैं, कुछ ट्रिप्स दे दिए जाते हैं, आपके पेरेंट्स को इंश्योरेंस मिल गया, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही है, आपको एडिशनल पर्क्स मिल रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, जो नॉन कैश हैं, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्टे बढ़ाते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। उसके बाद आपका सेफ्टी की बात कर ली हमने। ट्रेड यूनियन कॉन्सेप्ट बेसिकली जहाँ पे ना वर्कर्स होते हैं, जैसे वर्कर्स और मैनेजमेंट में अगर कुछ नहीं बन रही तो ट्रेड यूनियन इसमें एंटर करके उनको एक मिडिल प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है वो, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं, वेजेस हैं, वो किसी तरह का कोई दंगा ना करे और वो सेटिस्फाइड रहे। और लास्ट में आपका हॉस्पिटल फंक्शनिंग, ऑब्वियसली ये सारे जो हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड में जो मेरा हॉस्पिटल है उसकी फंक्शनिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे उसमें हम ऐड ऑन कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है। यस मैम। हम्म, चलो जी। अब आते हैं हम पर्सोनल मैनेजमेंट पे। क्या होता है पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल क्या होता है। अगर ये बार पढ़ना चाहते हो तो ये मीनिंग वाली डेफिनेशन अपने आप पढ़ लो, उसके बाद मुझे एक्सप्लेन करो, तब भी ठीक है। साथ साथ तैयारी भी हो जाएगी तुम्हारे पेपर की। टेक 2 3 3 minutes, अंडरस्टैंड दिस एंड देन एक्सप्लेन।
हुआ? यस मैम। दोनों को। सो बेसिकली हम लोग मतलब समझ में आ रहा है ना ये? जी हम मैम। एक्चुअली क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन में ना ह्यूमंस को पर्सोनल बोलते हैं, मतलब क्योंकि हमारे पास ना रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल हो गया, मनी हो गया, आपके हार्ड रिसोर्सेज हो गए जैसे कि फर्नीचर है, ये सब चीजें। तो ह्यूमंस को भी एक रिसोर्स की तरह माना जाता है क्योंकि हर चीज पे कॉस्ट लगी हुई है, ठीक है? तो ह्यूमन रिसोर्स को पर्सोनल मैनेजमेंट बोलते हैं एचआर की भाषा में। पर्सोनल मैनेजमेंट बेसिकली ये डील करता है उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें होती हैं। अब उन सब वो जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं या रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ये ह्यूमन रिसोर्सेज का ही तो कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको कैसे डील करना है, क्या एस्टिमेट्स लगाने हैं, मतलब हमारे को एस्टिमेट लगाने का क्या मतलब हुआ दृष्टि? कि मैम कितना खर्चा वगैरह होगा उस रिसोर्सेज के पीछे। एग्जैक्टली और कितनी सैलरी आप दे सकते हो उस जी पर्टिकुलर मैम। लेवल पे, है ना? तो सो बेसिकली इट इज फॉर estimating and classifying human resource requirements for meeting the organization goals through people at work and their relationships with each other, right? तो हमें ये स्ट्रेटेजाइज करना होगा कि भैया हमें सही मात्रा में राइट नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन टैलेंट का चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो ताकि जो उनका आउटपुट निकल के आ रहा है, जो परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, वो अप टू द मार्क हो, ठीक है? जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना ह्यूमन रिसोर्स पे, पर्सनल मैनेजमेंट पे, तो एक आध डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी। तो एडविन बी फ्लिपो ने क्या बोला है कि पर्सनल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द procurement, development, compensation, integration, and maintenance and separation of personnel to the end that individual, organization, and societal objectives are accomplished, which is nature of personal management. ठीक है? अच्छा, अब इसके नेचर को आगे और एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ये वाला फंक्शन है दैट इज परफॉर्म प्राइमरी बाय द पर्सनल मैनेजमेंट इन कंसल्टेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। कंसल्टेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कंसल्टेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स? बता दो भाई। बिकॉज मैम अगर हम किसी डिपार्टमेंट किसी मैन पावर को लेके आ रहे तो हमें उनसे उनसे पूछना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें किस टाइप का बंदा चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो उनकी कंसल्टेशन एक जरूरी हो जाती है। क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो उन डिपार्टमेंट्स में जाके काम करेंगे, करेक्ट? तो जब उन डिपार्टमेंट्स का ही हमें रिक्वायरमेंट नहीं पता होगा, उन डिपार्टमेंट्स की वर्क एनवायरनमेंट नहीं पता होगा, अगर उन डिपार्टमेंट्स की हमें नॉलेज नहीं होगी, तो हम कैसे उस डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स को ढूंढेंगे, करेक्ट? और वैसे भी ह्यूमन रिसोर्स हो या फाइनेंस हो या कुछ भी हो, इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का नोबल कॉज हो सकता है कि जैसे एनजीओ वगैरह हैं, जैसे कि वो बच्चों के लिए चला रहे हैं तो बच्चों का वेलफेयर देखने के लिए। अगर आपकी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है तो फाइनेंशियली रिटर्न्स अच्छे कमाने के लिए। अगर आपका हॉस्पिटल है तो पेशेंट केयर को अच्छा रखने के लिए, ताकि आपका एंड कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहे, हैप्पी रहे, ठीक है? अब फटाफट से ये जो नेचर है ना, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं अपने आप, सेल्फ रीड से बहुत इजी है।
ज्यादा पॉइंट्स नहीं है इसके, कितने हैं 6 पॉइंट्स है, फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ना पर्सनल मैनेजमेंट पे जैसे जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन आ जाता है ना वो इससे पूरा पूरा आ जाएगा, तो आप नेचर, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव ये सब मिला मिलू के एक बहुत अच्छा सा आंसर तैयार कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से इसको सेल्फ रीड करेंगे, और जो समझ में नहीं आता वो मैं बताती हूँ फिर। ओके मैम। ठीक है, बट ये इसको आज ऐसे पढ़ लो कि एग्जाम तक आपको इशू ही ना हो उसको दोबारा पढ़ने के लिए। भाई एग्जाम से पहले एक रिवीजन मारी और छुट्टी। ठीक है, हाँ जी मैम। हाँ फटाफट से पढ़ लो इसको जल्दी से। I'll give you how many points? 4 points and 5, 6 points. I'll give you overall 10 minutes for this. ठीक है, ठीक है, यस मैम। हाँ ओके। एक काम और किया करो, मतलब जब भी क्लास से लेते हो ना, स्पेशली जिस तरह की थ्योरी क्लासेस होती हैं, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स को ना एक छोटे छोटे बुलेट, एक दो वर्ड लिख लिया करो, ताकि एग्जाम में ना आप उसको एक्सप्लेन कर रखो। ठीक है, चाहे तो अभी करो, सॉरी, चाहे जब आप रिवीजन करोगे तब करना, लेकिन क्योंकि क्या होता है ना, पॉइंट्स में जब चीजें लिखी होती है तो भूल जाते हैं एग्जाम में लिखते वक्त। ठीक है, दैट विल हेल्प यू। चलो, हाँ लेट्स जी। लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन दिस।
डन हो गया? ये पॉइंट्स हो गए हैं नहीं? है ना? हेलो? यस मैम। ओके, लास्ट टू भी फटाफट से खत्म कर दो जल्दी से। ये एग्जाम में ना इस तरह से डिटेलिंग लिखोगे आप, तभी नंबर मिलेंगे, क्योंकि जेनरिक वाला तो सबको पता है, सबको आता है। कोई पॉइंट अनक्लियर है इसमें? जो मैंने बताया है उसी को ही सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। यस मैम। एनी पॉइंट विच इज नॉट क्लियर और अनटच्ड? नहीं? चलो अब हम बात करते हैं रोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजर, क्योंकि जैसे जैसे से आप आगे जॉब में टेन्योर होते जाओगे, वैसे वैसे आप अपना वो उठा लोगे अपने पर्टिकुलर फंक्शन में, और ऊपर लेवल पे जाओगे। जैसे जैसे ऊपर लेवल पे जाओगे वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा इंटेंस वर्क में इन्वॉल्व होना होगा, वेयर इन यू विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एंटायर डिपार्टमेंट, राइट? तो पर्सनल मैनेजमेंट जो भी आप, अगर इनकेस आप डेवलप योरसेल्फ एज अ पर्सनल मैनेजर और इनटू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रोल्स दैट यू विल बी प्लेइंग, और एनीबडी हु इज पार्ट ऑफ दैट job or that position will be performing these many functions or these many functionality। जैसे कि सबसे पहले कि आप टॉप मैनेजमेंट को आप असिस्ट करोगे, उसको ये बताओगे किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो हमारे लोग हैं, हमारे जो पर्सोनल है, हमारे जो ह्यूमन सोर्स है, वो इफेक्टिवली काम कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए काम कर सके। दूसरा, लाइन मैनेजर और स्टाफ स्पेशलिस्ट को भी, लाइन मैनेजर क्या होते हैं? लाइन मैनेजर वो होते हैं जो आपके स्टाफ मैनेजर्स को या स्टाफ को असिस्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, मतलब एक टाइमिंग के लिए जो है मतलब जो एक्टिविटीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल सारा देखती हूँ, तो मेरे साथ एक असिस्टेंट एज अ लाइन मैनेजर टेम्परेरी एस्पेक्ट के लिए रख दिया जाता है, जो मुझे मेरे काम में असिस्ट करेगा, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेगा और मेरे डिलीवरेबल्स में मुझे हेल्प करेगा, ठीक है? बट वो ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर पार्ट नहीं होते, वो एड हॉक बेसिस पे होते हैं, ठीक है? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होते हैं। तो लाइन मैनेजर को भी पूरा गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्शन देना, ताकि स्टाफ स्पेशलिस्ट में क्या काम हो रहा है वो पता रहे। देन उसके अलावा जितने भी पर्सोनल मैटर्स हैं, जैसे कि पर्सोनल मैटर्स हो गए, किसी को लीगल नोटिस देना है, किसी को वार्निंग देनी है, किसी का परफॉर्मेंस देखना है, किसी की ट्रेनिंग करवा रही, ये सारे मैटर्स में वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है? क्लियर? यस मैम। जी मैम। हाँ, उसके बाद एज अ काउंसलर भी आपको काम करना है, टू अटेंड दी प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड गाइड देम। आप कोशिश करोगे कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई रहे, हैप्पी रहे। उसके लिए उनका एक ग्रीवेंस एड्रेस करने के लिए एक फोरम बनाया जाता है, ताकि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है अपने मैनेजर से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी टीम से, तो वहां वो उन मैटर्स को डिस्कस कर सके, ठीक है? उसके बाद एक किस्म का एक लिंकेज बन के रखना है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में भी, कि जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो हम अपने वर्कर्स तक पहुंचाएं, जो वर्कर्स की एक्सपेक्टेशन है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाएं, ताकि दोनों में एक अलाइनमेंट बना रहे। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम बोल दें अपने वर्कर्स को जाके मैनेजर्स से बात करो, तो कभी भी एक फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन नहीं बन पाएगी और एक
आउटपुट निकल के नहीं आएगा। तो उसके लिए आपके ये जो पर्सनल मैनेजर है उनको प्लेस किया जाता है टू बी द गाइडिंग फोर्स फॉर बोथ। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना और उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के रहना, जहाँ भी कोई जरूरत हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीजें पर्सनल मैनेजर का काम होता है, रोल होता है। ठीक है, क्लियर क्लियर। जी मैम। अच्छा, उसके बाद हमने फंक्शंस को कैटेगरीज में बांट दिया, मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस में आप देखोगे जैसे प्लानिंग करना कि भाई कितनी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को एचआर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से लेके आएंगे, क्या क्या काम करवाएंगे, उनमें कौन कौन से लोग होंगे, कौन सी पोजीशंस रहेगी, कहाँ से हम लोग उनको प्रोक्योर करेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उनको कैसे हम मोटिवेट करेंगे ताकि वो अच्छा से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने मेरी कभी वो मैनेजमेंट वाली क्लास आप लोगों को मैंने पढ़ा रखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है किसी ने मेरे साथ? ओके, नहीं पढ़ा तो हमारा जो ये फंक्शंस पढ़ा तो देखो। था शायद फर्स्ट ईयर में। हाँ, तो उसमें मैंने आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये सब सिखाया था ना। जी मैम, जी तो मैम। बेसिकली ये वही है। ठीक है, इसको आप ना सेल्फ रीड करके भी अपने आप खत्म कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन बता देती हूँ, कोऑर्डिनेशन भी इजी है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करना ताकि डुप्लीकेसी ऑफ वर्क ना रहे, डिलीवरेबल्स टाइम से रहें और मेरा ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन में पूरा रहे। देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि रेगुलेटरी चेक्स लगाते हैं ताकि जो भी काम हो रहा है वो टाइम टू टाइम हम लोग वेरीफाई कर सके, वैलिडेट कर सके, ताकि कोई भी चीज अगर गलत हो रही है उसमें जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो इन बिटवीन ही रुक जाएं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि लेट्स टेक ओके, रिक्रूटमेंट का एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि 100 लोगों का रिक्रूटमेंट से मैंने 4 लोगों की टीम लगा ली। ठीक है, मैंने 10 दिन बाद देखा यार अभी तक एक भी बंदा रिक्रूट नहीं हुआ। देन आई विल गेट बैक टू माय 4 पीपल हु आर डिप्लॉयड फॉर द रिक्रूटमेंट फंक्शन कि भाई क्या हो रहा है। तो उस वहां पता चला कि कोई जो इशू आ रहा है कि जो जो भी डेटा है उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, वो उड़ गया है या वो किसी तरह के उसके बैकअप्स नहीं है, या जिस लोगों ने इंटरव्यू लेना है इंटरव्यूअर्स ही अवेलेबल नहीं हो रहे, वो अपने काम से इतने बिजी हैं, ऑपरेशंस में इतने बिजी हैं कि वो टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो उन चीजों को, उन गैप्स को आइडेंटिफाई करना और उसको साथ ही साथ मिटिगेट कर देना ताकि वो और भी ज्यादा लिंगर अपॉन ना हो। ठीक है, क्लियर। यस मैम। ये सारे मेरे प्लानिंग पार्ट हो गए। ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं कि हम उस तरह से ऑपरेशंस के अपने फंक्शंस को रिलेट करते हैं प्रोक्योरमेंट के साथ, डेवलपमेंट के साथ, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेटिंग एंड मेंटेनिंग वर्कफोर्स के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मीट हो सके। ठीक है, ये फंक्शंस को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांट लेते हैं, जैसे कि प्रोक्योरमेंट है। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? क्या होता है प्रोक्योरमेंट? अब चुप हो जाएंगे। मैम प्री रिक्वायरमेंट, प्रोक्योरमेंट प्रिक्योरमेंट। मैम प्रिक्योर मतलब कोई चीज लेके आना, मतलब जितना पता खरीदना या लेके आना, ऐसा होता है। अब पता नहीं क्या होता है। गाइस 1 मिनट है, 1 मिनट, 2 मिनट्स। जी मैम। रितिका, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल बी बैक। हाँ, गिव मी 5 मिनट्स। जब तक इस वाले पार्ट को ना, प्रिक्योरमेंट को और इसको जरा थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं आके इसको समझाती हूँ आपको। गिव मी 3-4 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है। ओके मैम।
ओके सो हम लोग प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे थे. क्या होता है प्रोक्योरमेंट? एनी आइडिया? दिगा, दृष्टि, एनी वन ऑफ यू? नो मैम, नो आइडिया. ओके, बेसिकली प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि कोई भी रिसोर्स उसको बाय करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन तक लेके आना. अब मुझे आप कहोगे कि मैम ह्यूमंस को थोड़ी ना हम बाय करते हैं, ह्यूमंस को और फिर प्रिक्योरमेंट को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के साथ या पर्सोनल मैनेजमेंट में कैसे इंक्लूड कर रहे हैं? आया क्वेश्चन दिमाग में या नहीं? यस मैम. इसका कुछ कुछ आंसर आपके पास है या नहीं? सोच के देखो. और अगर आपने ये पढ़ा है ना ये वाला पैराग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा. बस थोड़ा सा दिमाग ओपन करो. और इस लाइन पे फोकस करो. नहीं आया? आया या नहीं आया? देखो, आप कोई भी रिसोर्स आप ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हो, राइट? चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, सब चीज की कॉस्ट है. आपके यहाँ लोग भी फ्री में काम तो करेंगे नहीं. नो मैम. लोगों का रिक्रूटमेंट जिनसे कराओगे वो लोग भी आपसे सैलरी लेके काम करते हैं, उनकी भी कॉस्ट जा रही है, हर चीज की कॉस्ट जा रही है. और आपको किस तरह के लोग लाने हैं, मतलब किस तरह का स्किल सेट होना चाहिए, किस तरह के उनकी रिक्वायरमेंट्स, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, किस तरह के उनके डेवलपमेंट प्लान्स होने चाहिए, वो सारी चीजें आपको असेस करनी है सो दैट आपकी कॉस्ट कम आए, यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो और आपके रिसोर्स और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है वो पूरा हो सके. तो चाहे आप ह्यूमंस को लेके आ रहे हो, चाहे नॉन ह्यूमन, चाहे आप मशीन लेके आ रहे हो, चाहे आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स लेके आ रहे हो, सब चीज की कॉस्ट है. और उस कॉस्ट के एस्पेक्ट से आपकी जरूरत को आइडेंटिफाई करना कि कब उनकी जरूरत पड़ेगी, किस रोल्स के लिए जरूरत पड़ेगी और कितने टाइम तक के लिए जरूरत पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 3 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुझे 3 साल तक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट. क्या 3 साल के बाद मैं उनको छोड़ दूंगी? आप 3 साल के बाद अपनी ह्यूमन रिसोर्स को निकाल दोगे? नहीं, आपके पास फर्दर जो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे होंगे उन चीजों के लिए भी उनको साथ साथ तैयार करोगे सो दैट आपको दोबारा से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाले प्रोसीजर में ना जाना पड़े. इसीलिए साथ साथ आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनको आगे कौन सी ट्रेनिंग नीड्स होंगी उनकी, उस हिसाब से क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर स्टडी करोगे. इसीलिए बोल रहे हैं दिस फंक्शन रिलेट्स टू प्रोक्योरिंग द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पर्सन फॉर कैरिंग आउट बिजनेस वर्क. ठीक है? इसलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को असेस करना है, रिक्वायरमेंट्स के लोगों को समझना है और कितने आपके प्रोक्योरमेंट में सूटेबल पर्सन होने चाहिए वो आपको आइडेंटिफाई करना है. इस चीज के लिए आपको आपकी जितनी जॉब्स जो क्रिएट हुई हैं या जो आप क्रिएट करने जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि उसमें किस तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस तरह का टेक्निकल एक्सपीरियंस, किस तरह के ह्यूमन पर्सपेक्टिव्स जो है वो आपको एनालाइज करने हैं सो दैट यू कैन पुट right people at right job and you can get the satisfactory results out of using your resources for the organization. समझ में आया? हाँ या ना? यस मैम. हाँ जी मैम. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अभी मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास
कोई एक पर्टिकुलर ओपीडी के अंदर ना बहुत ज्यादा रश होने लगा है, जैसे फिजिशियंस के लिए ले लो नॉर्मल, तो आपको अब 2 और फिजिशियंस चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उन दोनों फिजिशियंस के लिए आपको आपका बजट कितना होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उनका टेक्निकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उनको कितने टाइम तक आप रख पाओगे, उसके बाद उनको कौन सी डिपार्टमेंटल जॉब्स दे देनी चाहिए, या कौन सी उनकी प्रमोशंस कैसे करोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करोगे टाइम टू टाइम, क्योंकि एक टाइम के बाद डॉक्टर भी बोलेगा ना कि यार मैं अब मैं बैठ के ओपीडी नहीं देख सकता, मैं कुछ और भी मेरे को चाहिए। उनको अगर फॉर एग्जांपल उनकी रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स हुई, ओटी की रिक्वायरमेंट्स हुई, वो कैसे, तो सारी चीजें पहले से आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि पता चले आपने रिक्रूट करने में 2 महीने लगाए, एक डॉक्टर आए, उन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, 10 दिन बाद वो छोड़ गए। तो 10 दिन बाद आप जो वो छोड़ जाएंगे उसका इम्पैक्ट देख रहे हो, एक तो वो छोड़ गए, दूसरा हमारे जो पेशेंट्स के साथ उनका कॉन्टैक्ट बने, हो सकता है वो पेशेंट्स भी वहीं चले जाए जहाँ वो ज्वाइन कर रहे हैं, यस मैम। है ना। तो हर चीज के प्रोसेस कॉन्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन मूव अहेड विद दी फंक्शनिंग। देखने में हमें लगता है ये थ्योरी है, लेकिन हम जब प्रैक्टिकली अपने जॉब्स में आके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन वी सी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर इन पर्टिकुलर फंक्शन, स्पेशली ह्यूमन रिलेशंस को लेके, ह्यूमन रिक्रूटमेंट्स को लेके, प्रोक्योरमेंट्स को लेके, उनको रिटेन करने को लेके। और आपको पता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की रिटेनिंग कॉस्ट बहुत तगड़ी लगती है, रिटेनिंग कॉस्ट एज इन कि भाई लोग छोड़ छोड़ के ना जाएं, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि लोग छोड़ते हैं तो उसका हर चीज की एक कॉस्ट होती है भाई, स्पेशली ट्रेनिंग कॉस्ट। भाई अगर डॉक्टर को ट्रेनिंग देने के लिए आपने ट्रेनर रखा होगा, तो क्या आप उसके पैसे कम समझ रहे हो? नो मैम। है ना। तो हर एस्पेक्ट में पैसा पैसा लग रहा है, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल प्लेइंग दीज फंक्शंस। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ तो पहले तो रिक्रूटमेंट की बात करी, प्रोक्योरमेंट की बात करी, अब जब लोगों को प्रोक्योर करने के बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं, उनको डेवलप भी करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उनको आपको उनकी स्किल्स को, प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे वो लोग आगे फर्दर ग्रो करेंगे। ठीक है, करेक्ट है। उनको जॉब रोटेशंस करने पड़ेंगे, मतलब अलग अलग रोल्स देने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम चैलेंजेस ऐड करने पड़ेंगे, ताकि वो लोग अपने काम को और अच्छा कर सकें और नए रोल्स के लिए भी तैयार हो सकें। उसके बाद चलो यहाँ तो हो गई बात ट्रेनिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसपे एक बंदा हैप्पी और नॉन हैप्पी रहता है, जैसे आपने बोला कि पैसा, सैलरी, कॉम्पनसेशन, करेक्ट। तो उसका ये भी देखना है हमें कि भैया एक एक एडिक्वेट और इक्विटेबल रेम्युनरेशन हमें प्लान डेवलप करना है अपने पर्सन्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब एडिक्वेट एंड इक्विटेबल का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय एडिक्वेट एंड इक्विटेबल? मैम एडिक्वेट मतलब काफी, कोई चीज काफी है। हाँ, और इक्विटेबल मतलब इक्विटेबल मतलब सबके बराबर होना। एग्जैक्टली मतलब उस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो दूसरे पीयर्स हैं सेम डिपार्टमेंट पे, उनकी सैलरीज में ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है, थोड़ा ही सही, लेकिन आपको वेरिएशन मिलता है। मतलब आपने देखोगे कि आप काम कर रहे हो, आपके साथ में एक और बंदा भी काम कर रहा है आपके सेम डिपार्टमेंट में, सेम, आपको लगेगा उसकी सैलरी में से 5,000 ही सही, 5,000 ज्यादा है, आपको खटकेगा वो। इसीलिए ये भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि अपनी सैलरीज कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा एक दूसरे के साथ। लेकिन कुछ जो पुरानी जैसे बहुत ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें ऐसा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन फिर वहां पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आपके लेवल ऑफ काम पे आपके साथ एक और एम्प्लॉय भी है, उसका एक्सपीरियंस आपसे 2 साल ज्यादा है और आप उसको आपकी जितनी सैलरी मिल रही हो तब उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, है यस ना, मैम। है ना। तो ऑब्वियसली ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए बड़ा मैंने बताया, इसलिए बताया ना हमने, सिक्योरिंग एडिक्वेट and equitable remuneration to persons. ओके फिर उसके साथ साथ हमें जॉब एनालिसिस भी करना पड़ेगा। जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग पूरा ये एनालाइज करते हैं कि उस बंदे की कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके क्या स्किल सेट होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी
रेम्यूनरेशन को फिक्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, उस जॉब की नीड क्या है, उसमें क्या वर्क रहेगा, और अगर एम्प्लॉयज आर पेड लेस देन दे शुड हैव गॉट, देन दे मे लीव दी, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि अगर हमें उनको कॉम्पनसेशन सही नहीं मिला, अट्रैक्टिव नहीं मिला, तो वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। और हमें उसी के साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमें सूटेबल कैंडिडेट्स मिले, सूटेबल पर्सन मिले, ताकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो सके, जो जॉब हम उनसे करवाना चाहते हैं वो हो सके। ठीक है, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट मतलब आपस में दोनों का तालमेल बनाना उस लेवल पे कि दोनों आपस में समझाए, एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाए, इस तरह की जो मेरा बाहरी जो आउटलुक है, जो मेरा आउटपुट निकल के आ रहा है, वो एक ही हो। ठीक है, इंटीग्रेशन इज कंसर्न विद द अटेम्प्ट टू अफेक्ट रिकंसिलिएशन ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल interests. So it involves infusing among employees a sense of belonging to the enterprise. The employee should identify their personal interests with that of the organization, and they should have a feeling that everything good of the enterprise will also be in their interest. क्या मतलब हुआ इसका? एक बार मुझे थोड़ा सा ये मुझे बताओ, ये पूरा इंटीग्रेशन लो आप, 2-4 मिनट 5 मिनट लो, ये पॉइंट बताओ मुझे, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर होता है ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे एग्जाम में। टेक 5 minutes, concentrate and let me get the answer from you people. उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है, ये पॉइंट टेक्निकल है, तो आपका भी बोलते हैं दिमाग की बत्ती खुलेगी। ठीक है दृष्टि? ओके मैम। जी मैम। हाँ, अच्छे से पढ़ो इस पॉइंट को, बिल्कुल दिल से, दिल दिमाग
हाँ जी, क्लियर नहीं हुआ अभी? और समझ रहे हैं? जी मैम। मैम आप समझा दो प्लीज। नहीं है समझ? मैम थोड़ा थोड़ा मैं समझा, बट आई डोंट नो कितना ठीक है कितना गलत। बताओ। मैम इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है कि सच्चे दिल से अगर आप कुछ करना चाहो वो है इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट जिसको बोलते हैं। हाँ। अब इंटीग्रेशन अगर उससे मैं लिंक करूँ तो इंटीग्रेशन होता है कि मैम ये जो एम्प्लॉय है और ये कंपनी जो है वो उसको साथ में बैलेंस करना। मतलब एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसका कंपनी आगे बढ़े, उनका कंपनी और ज्यादा पैसा कमाए। और एक जो एम्प्लॉय होता है उनका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनका बोनस ज्यादा हो, उनका सैलरी ज्यादा हो, या मतलब पर्सनल जो एक्सपेंसेस होता है उनको वो करते हैं। तो हाँ, ये दोनों को साथ में सिंक करके चलना ही ये मतलब इंटीग्रेशन होता है, ऐसा कुछ। बैंग ऑन, एक्सीलेंट आंसर। यही चीज है यहाँ पर। हम यहाँ पे जो पर्सोनल मैनेजर है वो यही काम करेगा कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इस तरह से इंटीग्रेट करेगा कि इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में ही उसको मिलने लगे। जैसे मैं आई एम रनिंग माई ऑर्गेनाइजेशन। जी मैम। ऑब्वियसली माई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रो। जी मैम। जी मैम। जी जी और जी। आप भी एज एन इंडिविजुअल अगर आप मेरे यहाँ पे जॉब कर रहे हो, आप भी ग्रो करना चाहते हो, तो यानी कि दोनों का ही इंटरेस्ट हमने मिला दिया, है ना? और जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आप लोग भी ग्रो करोगे, करेक्ट? हाँ जी मैम। और आप लोग ग्रो करोगे तो ही मैं ग्रो करूंगी। कैसे? कि मैम इंटरेस्ट तो मतलब उनको एम्प्लॉयज को तो अपना मिल रहा है ना, बोनस मिल रहा है, उनका सैलरी भी उनका अच्छा बढ़ रहा है, और कंपनी को भी अपना काम हो रहा है क्योंकि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज उनके लिए काम कर रहा है, तो हाँ कंपनी का ग्रोथ भी ज्यादा हो रहा है। हाँ, इट मीन्स वेरी गुड। इट मीन्स जब हमारे एम्प्लॉय उसी लगन से काम करे, ग्रो करे, नई नई ट्रेनिंग्स को अडॉप्ट करके उससे सीख के नई चीजें लेके आए, कॉस्ट कम हो, आउटपुट ज्यादा निकले, ऑब्वियसली मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। जी मैम। So that means it involves infusing among employees a sense of belongingness to the enterprise. मतलब वो जैसे हम अपने घर को संवार के रखते हैं ना, ऐसे वो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी संवार के रखेंगे। समझ आया? So the employee should identify their person interest with that of organization. हार्मनी रहे दोनों के इंटरेस्ट में, आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं किसी भी रीजन से, तो वो उसके लिए एचआर एक अप्रोचेबल होना चाहिए, सो दैट वो अपने इश्यूज को वहां तक पहुंचाए और उसको रिड्रेस किया जाए। रिड्रेस का मतलब है उसको रिजॉल्व किया जाए, सो दैट एक अच्छा रिलेशन आपस में बना रहे और म्यूचुअल ग्रोथ रहे। जी मैम। क्लियर? जी। ओके, देन ये हम लोगों ने कर लिया। एक मिनट, सॉरी। मेंटेनेंस ऑफ कोर्स, जो भी आप अपने आप अपने प्रोजेक्ट्स लाते हो, आपने अपने लोग लाते हो, उनको आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, एक अच्छी कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखनी है, लोग खुश रहें, सैनिटेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाए, उनकी सैलरीज कॉम्पनसेशन बिल्कुल टाइमली रहे, एक्यूरेट रहे, मतलब एडिक्वेट रहे। ये सारी चीजें भी आपको एज अ पर्सोनल मैनेजर करनी पड़ेगी। कहने के लिए तो मतलब हम लोगों ने बोल दिया एडिक्वेट रहे, पर एडिक्वेट की डेफिनेशन में बंदा बहुत परेशान हो जाता है। क्यों? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम हमारी नीड्स जो है वो पूरी नहीं होती इसलिए। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा लगता है कि इतनी सैलरी ठीक है, बिल्कुल एज पर मार्केट स्टैंडर्ड है, एज पर उसके एम्प्लॉय की नीड्स के। पर हो सकता है एम्प्लॉय को कुछ कहीं और से बेटर सैलरी मिल रही हो, ऑफर आ रहा हो, यस है ना? मैम। हम्म यस मैम। जी मैम। हमने चाहे बहुत बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज दे रखी हैं,
लेकिन हो सकता है मेरा जो एम्प्लॉय है वो कहीं और से ज्यादा बेटर ऑफर एनालाइज कर रहा हो, है ना, उसको जो मिल रहा हो और वो आगे प्लान कर रहा हो छोड़ने की, तो ऑब्वियसली उससे भी मेरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी एक धक्का लगेगा। इसीलिए ये जो टर्म्स हैं लिखने में आसान है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, पर्सोनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स में क्या डिफरेंस है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर लेवल पे पूछ लेते हैं ज्यादा, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि पर्सोनल मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन मैनेजमेंट क्या है। सो बेसिकली जो मोटा देखो मोरलेस से सेम चीज ही होती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा लेट्स गो विद दी, मैंने डिफरेंस ना वैसे भी बनाया हुआ था। एक बार इसको पढ़ लेंगे, फिर हम इसको फटाफट से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग इसको पढ़ो, 5 मिनट है, जल्दी से। पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स को के डिफरेंस पॉइंट्स को एक बार सेल्फ रीड करो एंड देन वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस इन वन गो, ठीक है। So spend 5 minutes here on this topic and your time starts now.
पढ़ रहे हो ना? जी मैम। और करूँ स्क्रॉल अप अभी कि मतलब स्क्रॉल डाउन करूँ क्या? ऊपर वाले पढ़ लिए नहीं पढ़ लिए अभी? पढ़ लिया मैम ऊपर वाला तो। अच्छा, मैम डन। डन। जी। ये वाला पॉइंट और खत्म कर लो बस फटाफट से। वैसे इसमें ऐसा कोई पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहे हैं? नो मैम। मोर और लेस जो मैंने बताया ना उस वही है ये। ठीक है, मैं एक बार फिर भी आपको जस्ट गो थ्रू करा देती हूँ सारे पॉइंट, ज्यादा नहीं है। सो बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच पहले बोला जाता कि हम एक ह्यूमंस को अलग मतलब एज अ रिसोर्स मान के चल रहे हैं, लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कंपनी के लिए, सो इसलिए इसके प्रॉपर फंक्शन बना दिया गया है। ठीक है, फिर इसमें पहले वाले में क्या होता था कि पर्सनल मैनेजमेंट में एक प्रोसेस होता था कम्युनिकेशन के लिए इनडायरेक्टली मोस्टली, लेकिन अभी डायरेक्ट कर दिया गया है, एचआर का डायरेक्ट कांटेक्ट करा दिया गया है। अब आप टॉप मैनेजमेंट को भी थ्रू ईमेल या थ्रू फोन या थ्रू मैसेज जो भी है डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाते हो। ठीक है, एम्प्लॉयज को एक पहले इनपुट मान के चला जाता था कि ये करा के ये कराना है, लेकिन अब उनको एक रिसोर्स मान के चला जाता है या वैल्यूएबल रिसोर्स मान के चलता है, जिससे कि हमें हमें पता है कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट मेरा इस रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ज्यादातर पहले लोग क्या करते थे, लेबर रिलेशन पे ध्यान रखना, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज पे ध्यान रखना। अभी जो है वो पूरा मोटिवेशन से लेके डेवलपमेंट से लेके उनको रिटेन करने तक का पूरा ही सब कुछ ध्यान रखा जाता है और सबके ऊपर काम किया जाता है। करेक्ट यार, आते तो मेरा ये उसने भी परेशान कर रखा है। ठीक है, देन जॉब जो है वो पर्सनल मैनेजमेंट की इस तरह से डिजाइन की जाती थी जहां पे लेबर को डिवाइड किया जाए, लेकिन अभी क्या होता है उसको एज अ टीम वर्क डिसाइड किया जाता है कि ये टीम मिलके आपस में ये वाला काम करेगी, तो फिर वो आपस में खुद ही कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई ऑब्वियसली एक जॉब का लेवल और वो तो रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, बट उसी के साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन भी रहता है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एक इंटीग्रल पार्ट रहता था पर्सनल मैनेजमेंट का, लेकिन अभी क्या है कि गोल अचीवमेंट हम ज्यादा फोकस करते हैं फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग आर लेस इन पर्सनल मैनेजमेंट और जो आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच, लेकिन अभी क्या है ज्यादातर उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं ताकि उनकी स्किल्स बढ़े, उनके नॉलेज बढ़े और वो नेक्स्ट रोल्स को भी ले सके। पहले क्या होता था कि अपने हिसाब से अपने रूल्स के हिसाब से टॉप मैनेजमेंट नीचे वाले लोगों के लिए डिसीजन ले लेती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, उनको भी इन्वॉल्व करके कलेक्टिव मैनर में डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाई रहे। ठीक है, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे। पर्सनल मैनेजमेंट में हमारा सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात होती थी हमेशा, लेकिन अब यहाँ पे एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन भी लिया जाता है और प्रोडक्टिविटी भी ली जाती है और इफेक्टिवनेस भी लिया जाता है कि दोनों ही चीजें हमारी प्रॉपरली ग्रो करें, ग्रो पीपल भी और ऑर्गेनाइजेशन भी। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट में ज्यादातर पर्सनल मैनेजर से बात की जाती थी, लेकिन यहाँ पर अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर हम बात करते हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी लोग काम करते हैं सबके वेलफेयर के लिए, सबके ग्रोथ के लिए बात की जाती है। पर्सनल मैनेजमेंट को एक रूटीन और एक लेस इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता था, लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक फंक्शन माना जाता है। लेबर को टूल की तरह माना जाता था पहले, लेकिन अब जो है लोगों को एसेट्स माना जाता है। पहले एक नैरो अप्रोच होती थी, ठीक है,
एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से देखते थे, लेकिन अभी हम एक उसको डायनेमिक एस्पेक्ट से देखते हैं और उनकी ग्रोथ की भी बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि हर चीज को लेके कॉस्ट है, तो ट्रेनिंग को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके, रिटेंशन को लेके कॉस्ट है, जिसका एक ह्यूज फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है मेरे रिसोर्सेज पर। क्योंकि पैसा कम है, उसको बार अगर उसकी वेस्टेज होगी बार बार, या उसको हम ट्रेनिंग्स में लगाएंगे बार बार, रिक्रूटमेंट्स में लगाएंगे बार बार, तो ऑब्वियसली मेरे फंड जो है वो गलत यूज होंगे, राइट? ठीक है, क्लियर दृष्टि, रितिका? जी मैम। यस ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो हम क्लासेस में पढ़ेंगे वो हम ट्रेनिंग नीड्स पढ़ेंगे, हम लोग सैलरी अप्रेजल्स और ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर हम हेल्थ केयर में प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स को थोड़ा सा, उसका क्या डायग्राम रहता है, क्या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तक हमने मोटा मोटा पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्टडी किया, उनके फंक्शंस क्या है, नेचर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर, और ये काफी बड़ा ज्यादा नंबर के लिए आता है। ठीक है जी, ठीक है मैम। ऑल क्लियर? जी। ओके मैम। चलो, ऑलराइट देन, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू से? अच्छा, नहीं मैम। क्लास के बारे में, मैम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में नहीं मैम। समझ में आया, नहीं आया? बोरिंग क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास? नहीं मैम, बोरिंग था नहीं। बोरिंग नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। अपने आप से रिलेट कर पा रहे थे चीजों को? हाँ मैम, थोड़ा बहुत। ठीक है, गुड। मैम आप एनी? ये हाँ बोलो प्लीज। बोलो 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 बोलो। मैम आप नोट्स शेयर कर देना ग्रुप पे। नोट्स ये वाले अभी भेज दूं? हाँ जी। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, सीमा को भेज देती हूँ, सीमा भेज देगी आपको। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा दो, क्योंकि मेरी अभी फिर क्लास है, मैं क्लासेस निपटा के फिर भेजती हूँ। ठीक है, ओके मैम। ओके देन, थैंक यू।